साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में फिर से हम अपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओआर की वैकेंसी आने वाली है, हम उसी बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आएंगे। इसमें मैं पूरी सिलेबस की बात करूंगा, एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी मैं सारी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सबके कमेंट्स आ रहे थे और मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुझे लगता है करीब 6-7 महीने पहले वीडियो बनाया था, क्योंकि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली फिर क्या वीडियो मैं बनाऊँ, ठीक है। बट फिर भी कुछ अभी क्वेरीज है, उस रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर आप करें कि वैकेंसी आ रही आएगी कब? देखिए, जो भी वैकेंसीज को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो उसमें कुछ सेक्शन ऑफिसर्स हैं, कुछ आरओ हैं, उन्हीं के थ्रू मुझे भी न्यूज़ मिलती है, कुछ फ्रेंड्स हैं। तो वो जो न्यूज़ देंगे वही मैं न्यूज़ आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो मान के चलिए कि ये वैकेंसी के ऊपर काम तो चल रहा है, ठीक है। वो कैसे काम चल रहा है, कछुए गति से चल रहा है या खरगोश की गति से चल रहा है, वो तो आपका हाई कोर्ट ही समझ सकता है। बट आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं, तो इंटरनल कुछ कमेटी बैठेगी, तो जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। मैं कोई एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं बताऊंगा किस दिन ये आ सकती है, क्योंकि किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये शायद जो आपके रिक्रूटमेंट सेल में जो आर काम करेंगे उन्हीं को पता होगा, जहाँ तक मेरी कोई पहुँच नहीं है, ठीक। बट फिर भी उड़ते उड़ते खबर ये है कि अप्रैल तक हो सकता है वैकेंसी आ सकती है, नहीं तो फिर आपको पता है जुलाई तो चलता ही रहता है। बट ठीक है, आपके पास जो समय मिला उसको पढ़िए, क्योंकि आपको पता है इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है और इसमें भी डैश 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 काम होते रहता है। डैश 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 में जो इच्छा हो अपने मन से आप भर लीजिएगा, ठीक। अब इतने ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता मैं, क्या पता चलने गायब हो जाए, ठीक है। तो वेल, तो हम बात करते हैं। तो देखिए, वैकेंसी आनी तो पक्का है। कुछ, हाँ, जिनको लगभग सिलेबस के बारे में, टाइपिंग के बारे में सबके बारे में पता हो, वो इच्छा हो तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो बने रहिए, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा जो आपका समीक्षा अधिकारी, इसको हम आरओ कहते हैं, ये आपका लेवल 8 का होता है, ठीक है। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है ये अराजपत्रित होता है, जो आपके लेवल 7 का है, ठीक है। ये आपका अराजपत्रित है। वैकेंसीज आएंगी पक्का, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, घबराइए नहीं, आएंगी तो पक्का है, ठीक है। बट अपने आप को आप प्रिपेयर कर लीजिए ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, कि लोग पूछते हैं सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के बारे में याद रखिएगा कि आरओ हो गया, एआरओ हो गया, या फिर एक कंप्यूटर असिस्टेंट है, तीनों एक ही साथ आती हैं। बट तीनों को पता नहीं क्यों हाईकोर्ट अलग अलग फॉर्म भरा हुआ है, पैसे कमाने का अलग अलग तरीका है। अब भाई एक ही फॉर्म कराते हैं, जब सेम सिलेबस है एक ही करवा रहे थे, बट ठीक है, उनके ऊपर है। तो देखिए, ये जो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, कि एनटीए से, एनटीए की जो एनटीए ने आपको पता होगा, इसका प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन कराया था। तो एनटीए के नोटिफिकेशन से सारी बातें मैंने ली है, मैंने कहीं इधर तो नहीं छापी है। जस्ट का तस देख रहा है फोटो, मैंने वहीं से क्रॉप करके लगा दिया है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, ये एलिजिबिलिटी आरओ के लिए भी है, एआरओ के लिए भी है, और आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप किसी न किसी सब्जेक्ट से आप बैचलर हो, मतलब आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, डजेंट मैटर, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, ये कंपलसरी है। किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मीन आपने भले बी फार्मा किया हो, बी फार्मा किया हो, या कोई बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड है, ये तो पहले सबके पास हो। सेकंड ये बोल रहा है डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या इसके साथ साथ ये तो होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, मतलब बीटेक वाले भी बीसीए हो, एमसीए हो, तो दौड़ के चलेंगे, ठीक है, ये होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब अगर आपके पास सेकंड वाला नहीं है, तो इनमें से कुछ होना चाहिए। आपने ओ लेवल किया हो, ठीक है, निलेट से, जिसको हम डोइक सोसाइटी कहते हैं, उसके थ्रू, या फिर आपने जो सबसे छोटी डिग्री होती है कंप्यूटर की, ट्रिपल सी, इसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। अगर ये है तो ही आप इसके एलिजिबल हैं। कि एनटीए की 2021 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब हो सकता है कि इसमें डीसीए बीसीए जो जो भी है, विषय तो ऐड ही है, वो और भी, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सी डिग्रीज को ओ लेवल के या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट कर रखा है, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे भी नॉर्म्स लागू होंगे। बट अगर आपके पास नहीं है, तो मेरी एक ऐसे मित्र के रूप में, भाई के रूप में सलाह ये रहूगी कि आप ट्रिपल सी कर ही लीजिए, जाता ही क्या है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी लेट होते होते हो चुकी है, तो ट्रिपल सी का फॉर्म तो डाल ही दीजिए, निकल जाता है आराम से, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो, या बैचलर डिग्री के साथ साथ, ठीक है, अगर आपने बीटेक ना किया हो, ठीक है, बीटेक वगैरह ना हो, तो ये आपके पास ट्रिपल सी या ओ लेवल होना चाहिए। या बीसीए अगर आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। तो भाई ट्रिपल सी और इसकी कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अगर आप कंप्यूटर स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए ट्रिपल सी और इसकी कोई वैधता नहीं है, बाकी सब तो अपने आप दौड़ के जाएगा, ठीक है। तो बट ट्रिपल सी अगर आप सबसे छोटी, मेरे ख्याल से आपको ट्रिपल सी आपको कर ही लेना चाहिए, जिसको अलावा हाईकोर्ट में आना है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट थर्ड एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, कि आपका 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। देखिए एक और बात, जो फॉर्म भरते हैं आप, तो आपसे वो सर्टिफिकेट नहीं मांगता है कि आपके 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड है कि नहीं है आपकी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में।
इंग्लिश टाइपिंग हिंदी नहीं आती, इंग्लिश टाइपिंग आती है, तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्म पर सर्टिफिकेट नहीं मांगता। आप सबसे ये कहता है कि आपको आती कि नहीं आती, तो मैक्सिमम लोग सभी बोलते हैं टिक लगाते हैं। अब आप घर पे सीखते रहते हैं, कैसे भी आपको आती है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। टाइपिंग बारे में बाद में डिटेल में बात करूंगा मैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो गई, आप किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी राज्य से हो, डजेंट मैटर, आप एमपी से हो या फिर, ठीक है, आप एमपी से हो, मद्रास से हो, पंजाब से, कोई बात नहीं, आप बस भारत के नागरिक होने चाहिए। हाँ, बस याद रखिएगा, जो आरक्षण का लाभ होता है, जो रिजर्वेशन होता है आपका एस टी एस सी ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का, जो आप मिले हो सकता है, तो उसके लिए आपको यूपी का नागरिक, आई मीन यूपी राज्य का आपको निवासी होना चाहिए। अदरवाइज आप इंडिया किसी भी कोने में आप आइए और आप जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। रिजर्वेशन केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के आई मीन निवासी हैं, ठीक है, स्थायी निवासी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका किस टाइपिंग में। क्या देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग में सफल हो, टाइपिंग में मैक्सिमम लोग छटे गए क्योंकि सेम डे एनटीए ने टाइपिंग करा दी थी। मैक्सिमम लोग छट गए थे क्योंकि वहाँ पे ऑटो सबमिट की, ऑटो सबमिट की बात करते हैं, यहाँ पे सब लोग वेट करते हैं कि भाई 20 मिनट की टाइपिंग है, ऑटो सबमिट होगा, ऑटो सबमिट हुआ नहीं, और फिर मैक्सिमम लोग की स्पीड वहाँ कम हो गई थी, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप आराम से सफल हो, तो भैया कम से कम घर पे 40 की स्पीड तो लेके जाइए। भले मैं बोला था 25, क्योंकि इसकी टाइपिंग हार्ड आती है, हार्ड वर्ड्स आते हैं, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो हाथ आपके कांपने लगते हैं। भाई 20 मिनट का भले हाथ आपके कांपने लगते हैं टाइपिंग स्पीड में। पहली बात ये, घर पे आपके भाई अच्छा से कीबोर्ड होगा, और वहाँ जो सड़े से सड़ा कीबोर्ड होता है वो आपको टाइपिंग सेंटर पर अवेलेबल होता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि कम से कम 40 की स्पीड आप इंग्लिश में लेके जाइए। अगर आप केवल हाईकोर्ट आर के लगे हो तब इसे टाइपिंग करते रहिए, आधे घंटे, एक घंटे, किसी में भी, सोनी हो या किसी भी एक का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर लीजिए। सोनी वाले मुझे पैसा नहीं दिया है, ठीक है, यूट्यूब वाले पर थोड़ा बहुत देते हैं। आपका जो मन हो, आप सोनी भी यूज़ कर लीजिए, कोई भी जिस सॉफ्टवेयर से आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में सारे फ्री अवेलेबल है, आप बस टाइपिंग करिए। बट टाइपिंग इज़ वेरी नेसेसरी, टाइपिंग आपको बिल्कुल बाहर कर देगा। टाइपिंग पे कैसे करना है और क्यों लोग फेल हुए, इस वीडियोज़ मेरे पड़े हैं, उसको देख लीजिएगा, फिर भी एक बार मैं बनाऊंगा पॉडकास्ट पर, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। बहुत से लोग पूछा इसमें क्या क्या आता है। देखिए, सिलेबस सेम आर जो यूपी पीएससी का है वही सेम सिलेबस यहाँ पे भी है, बस भाषा अलग है, यहाँ पे इंग्लिश बोल दिया जाता है, और एक इंग्लिश का और कंप्यूटर का अलग से दो टर्म यहाँ जोड़ दिया गया है कि यहाँ पे जो आप इंग्लिश जो आती है वो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है, ठीक है, जैसे वहाँ हिंदी आती थी, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर की नॉलेज आपका आवश्यक है, मतलब टाइपिंग वगैरह है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेम वही है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। एफ है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन कॉन्स्टेंट। फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। पर सारी अभी क्या क्या इसकी बुक लिस्ट है वही मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा। जो कंप्यूटर नॉलेज, इसमें घबराने की बात नहीं, वही है 500 वर्ड्स मिनट मिलेंगे, जो कि आपको 25 मिनट, सॉरी 20 मिनट्स में करने होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको 25 की स्पीड आपकी आनी चाहिए, बट कहाँ आ पाएगी भाई, नहीं आ पाती, क्योंकि कुछ वर्ड्स इनके गलत भी होते हैं कि अबाउट है, कहीं अबाउट लिखा होगा, ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन है ना, तो आप स्पीड अच्छी करके ले जाइए तो आराम से आपका निकल जाएगा। सेम फॉर्मेट में, अगर उन्होंने गलत छापा तो गलत छापना है आपको, सही छापा तो सही छापना है, कॉमा फुल स्टॉप सब आपको सेम में करना है, ठीक है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं समझाऊंगा कैसे समझाऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो लाइक समझाई देता हूँ आपको मैं। देखिए, जो आपका पेपर है, जो पहले फर्स्ट पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका वर्सेस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है 3 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 मार्क्स के ही होते हैं, मीन्स नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट जब हम टाइपिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाइपिंग के भी 50 मार्क्स जुड़ते हैं, जो आपकी मेरिट बनेगी, ये 200 यहाँ पे और प्लस 50 यहाँ पे, मतलब 250 में आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं, और टाइपिंग में अगर आप गलती करते हैं तो आपका 0.01 मार्क्स डिडक्ट के लिए आते हैं एक गलती पे, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गलतियाँ होती हैं तो स्पीड ज़्यादा रखिएगा, टाइपिंग वीडियो में देखिएगा, आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहेगा बताइएगा, मैं करूँगा, ठीक। तो ये इसका सिलेबस आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये भी रीज़न है कि इसकी मेरिट हाई जाती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न भी क्या है वो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो सोच लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें विज्ञान आता है, हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आपका भारत का इतिहास आता है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन आता है, राष्ट्रीय मतलब ये सारे सब्जेक्ट जानते हैं। थोड़ा इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश यहाँ पे आता है जो अलग कर देता है आपको। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं कि नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एट ग्रेजुएशन लेवल, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी इंग्लिश आती है, जब तक एनटीए, ध्यान सुनिए मेरी बात को,
जब तक एनटीए एग्जाम को नहीं करा रही थी, तब तक ये जो आरओ का पेपर था, इसमें आपके 50 मार्क्स की इंग्लिश आती थी। बहुत से लोगों को पता होगा 50 मार्क्स की आती थी। बट जब एनटीए ने इसका कराया, तो एनटीए ने जो पेपर बनाया उसमें 13 से 14 मार्क्स के ही इंग्लिश आते थे, जो कि यूपी, बिहार, एमपी वालों के लिए बल्ले बल्ले है। जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चे यूपी वाले ही होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे आपको यूपी वाले मिल जाएंगे, एक आध बिहार और एमपी के मिलते हैं। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन, अगर 14 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आ रहा है, तो आपके लिए तो बिल्कुल, यूपी वालों के लिए या जो लोग आरओ का पेपर देते हैं उनके लिए भी, उनकी टाइपिंग अच्छी है, उनके लिए तो बेस्ट है एग्जाम ये, ठीक है। क्योंकि भाई वन डे एग्जामिनेशन, एक दिन के एग्जाम में आपको कौन इतनी बड़ी नौकरी देगा, लेवल 8 की, लेवल 7 की, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आसान है अगर आप लगे रहें तो। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, कभी 13-14 भी आते हैं, जो कि आप लुसेंट या अरहन से रट्टा मार के आप कर लेंगे। बट कंप्यूटर का लेवल भी यहाँ पे अच्छा होता है। तो अगर एनटीए ही कराए, तब तक तो जिस पता एनटीए ही कराते, अगर एनटीए ने पिछली बार की तरह पेपर दिया तो 13 से क्वेश्चन ही आएंगे, 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे। बट जब ऑफलाइन, जब खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट कराते तो 50 मार्क्स के आते थे। बट फिर भी आप इंग्लिश के लिए तैयार रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्या बुक लिस्ट हो सकती है। अगर आपको बुक लिस्ट बताओ तो आप स्किप करके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञान के लिए। देखिए, सबसे पहले मेरी बुक बिल्कुल फेवरेट मानता हूँ, लुसेंट आपके पास होनी ही चाहिए। आप एसएससी के हो, सिविल के हो, लोग बोलते हैं बट सबके पास लुसेंट होती है। तो विज्ञान के लुसेंट इनफ है। फिर भी आपको लगता है कि और देखना, तो आप घटना चक्र भी देख सकते हैं, पीवाईक्यू। आप इतिहास की बात करते हैं, इतिहास अगर बहुत डीप में पढ़ना है, लुसेंट तो सबके पास, मैं बोल रहा हूँ लुसेंट होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर बहुत डीप में जाना हो, तो मुझे लगता है अगर आपने ये सब अगर आपके पास है तो पढ़िए, या फिर घटना चक्र से पीवाईक्यू लगा लीजिए। आपके सारे के सारे इंटरनेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। राज्य व्यवस्था पॉलिटिक बात करते हैं, वही लुसेंट है, मोर देन इनफ है। फिर ही आपको लगता है कि आप ये सब बुक्स है तो पढ़ लीजिएगा, या फिर घटना चक्र का पीवाईक्यू लगाइए, सारे के सारे काम चल जाएंगे। नेक्स्ट आप इकोनॉमी यानी कल्चर की बात करते हैं, तो इसके लिए तो भाई करंट से मिला के पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। और फिर घटना चक्र का पीवाईक्यू लगा लिया हिस्ट्री वाले में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं, आप एग्रीकल्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वाणी लगा लीजिएगा, ठीक है। और घटना चक्र आर्थिक से करंट से कोरिलेट करेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी एग्रीकल्चर के लिए मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आपको पक्का बताऊं, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे आती है, ठीक है। जो 13 से 14 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसके लिए बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं, जनसंख्या नगरीकरण कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। वाणी ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए। इसके लिए घटना चक्र हो सकता नहीं, अगर वाणी का आप ले लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। लगभग सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल भी होंगी। नेक्स्ट आप पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करते हैं, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। आप घटना चक्र ले लीजिए, मोर देन इनफ है। या इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, या तो दृष्टि ले लीजिए या फिर वाणी ले लीजिए, आपके सारे के सारे पीसेस तक के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। विश्व भूगोल और भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, तो घटना चक्र ले लीजिए। लुसेंट तो भाई हमेशा हर जगह नहीं, लुसेंट आपके पास होनी चाहिए। दृष्टि क्विक बुक बहुत अच्छी आ रही है, इसको आप देख लीजिए, आपके सारे के सारे दोनों से कोरिलेट कर लिए मिल जाएगा। और जिसके पास ये है, महेश बर्नवाला या वाणी है, तो वो क्विक बुक कर सकता नहीं, कोई एक ही पढ़े। मतलब ये तो घटना चक्र तो और लुसेंट तो कंपल्सरी है आपके पास, और इनमें से अगर कोई हो तो ले लिया करिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र, घटना सार, यूट्यूब वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। क्रॉनिकल पतली वाले देख सकते हैं, मैं तो घटना सार को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए तर्क शक्ति या रीजनिंग की बात करते हैं, तो भाई इसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे अगर आपके पास लुसेंट है, उपकार के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लग जाते हैं, प्रैक्टिस ही मेन है इसमें, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, यूपी स्पेशल के लिए वही बात है, घटना चक्र या वाणी। घटना चक्र जो तत्सार है बहुत अच्छी है, वाणी की भी अच्छी है। पीवाईक्यू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में से किसी एक से काम चल जाएगा आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी के 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, कुछ मत करिए, अगर ये सारी बुक्स अवेलेबल है तो ठीक है, या फिर ये आदित्य पब्लिकेशन के ले लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, और सादा आपके पास हो भी। नेक्स्ट अब बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश के लिए जो नीतू सिंह जी की बुक है, कि वॉल्यूम फर्स्ट बहुत ही अच्छी आती है। इसके साथ साथ जो एमबी पब्लिकेशन में जिसमें एसएससी के पेपर्स होते हैं, अगर आपके पास समय है तो इन क्वेश्चंस को लगाइए, तो इंग्लिश आपका अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दो ही बुक्स आती हैं, अरिहंत और कंप्यूटर, आती तो बहुत सी होंगी, जो ज़्यादा चलती हैं इसके लिए अरिहंत की या लुसेंट की कोई भी एक बुक लीजिए, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू देख लीजिए, ठीक है, पीवाईक्यू आती है इसकी, पीवाईक्यू आती है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो भी देख लीजिएगा, तो कंप्यूटर सारे क्वेश्चन आपसे लग जाए, बट बेसिक ही आते हैं, देख लेंगे आप इसको, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस तरह
ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप भी कैसे वीडियोस चाहते हैं उसको कमेंट में पक्का लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की। हाँ, जो भी पेपर 2021 में हुए हैं, मैं बहुत जल्दी उनकी जैसे हिस्ट्री का अलग सेक्शन में, ज्योग्राफी का अलग सेक्शन में वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।